हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हम लोगों ने अभी तक के अपने पद खंड के 12 चैप्टर के सभी सवालों के जवाब को अपने सरल और आसान शब्दों में दिया है। और आज हम लोग अपना इस बुक का जो पद खंड है उसके आखिरी चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 13, और इस चैप्टर का नाम है गांव का घर। इसके भी सभी सवालों के जवाब को देखेंगे, वही सरल और आसान भाषा में, जिसे पढ़ना लिखना और समझना बेहद ही आसान होती है ना। तो चलिए पढ़ते हैं हम अपने पहले सवाल की तरफ और देखते हैं हमारा पहला सवाल क्या है और उसके उत्तर हम लोग कैसे दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए पढ़ते अपने पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल क्या है। कवि की स्मृति में घर का चौखट इतना जीवित क्यों है। कवि की, ठीक है, तो पहली जो सवाल है उसके उत्तर कुछ इस तरह होंगे। कवि की स्मृति में घर का चौखट, क्या बोल रहा है, कवि की स्मृति में, ठीक है, घर की चौखट इसलिए इतना जीवित है। स्मृति मतलब याददाश्त, स्मृति मतलब उसकी याददाश्त जीवित है क्योंकि यह उनकी सांस्कृतिक और बचपन की यादों से जुड़ी थी। गांव के जो घर की चौखट होती थी वह घर की सीमा होती थी। उसके अंदर आने के लिए बुजुर्गों और पुरुषों को संकेत देना होता था। ठीक है, टिकुली साटने के लिए सहजन के पेड़ से छुराई गई गोंद का घेह उस चौखट पर रहता था। चौखट के बगल में गेरू लिपि पर दूध में डूबे अंगूठे के छाप थे, है ना। चौखट पे आप जाएंगे गांव के घर में, देखेंगे अभी के भी दौर में, ठीक है, कि जो अभी के हिसाब से तो हमारे जनरेशन या फिर हमारे जनरेशन के जो लोग होंगे वो लोग तो अभी तो वैसा नहीं करते हैं। अपने संस्कृति को लगभग लोग सब भूलते जा रहे हैं, ठीक है। और जो कि एक वाकई में सोचने का विषय है ना। आप देखेंगे कि जब आपके घर में कोई प्रवेश करता है, ठीक है, आपके जो दादा है या फिर कोई, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, पहले घर के बाहर से आवाज़ दे देते हैं कि हाँ घर में कोई है ना, या फिर एक ऊंची आवाज़ में खखारते हैं है ना। तो उससे होता यह है कि घर की जो औरतें होती हैं वो अपने पल्लुओं से, अपने दुपट्टे से, अपने आंचल से अपने सरों को ढक लेती हैं, ठीक है। ये उनकी एक अच्छी तरबियत जिसको बोलते हैं, ठीक है, की होती है, ताकि बड़े बुजुर्गों के सामने वे अपने जिस्म के अच्छा से ज़्यादा अंग को ढांक सके, ठीक है। और ये उन बड़े बुजुर्गों के लिए सम्मान के लिए वो करती है, ठीक है। लेकिन बहुत से लोग जो है अभी के दौर में क्या कहते हैं कि नहीं, ये तो उन लोगों को पल्लियों में बांधने का एक रस्म था, ठीक है ना, जो कि गलत है। ये उन वे लोग उनके सम्मान में करती हैं, ठीक है। अब तुम ही बताओ यार, आप लोग क्या आप लोग ऐसा चाहोगे कि आपके जो परिवार की जो मम्मी पापा, मम्मी है या फिर घर में जो भी औरतें हैं वो मतलब कि बिना दुपट्टे के घूमे, मॉडर्नाइजेशंस के नाम पे शॉर्ट्स कपड़े पहने, अच्छा लगेगा। मॉडर्नाइजेशंस का मतलब ये थोड़ी है कपड़ों का त्याग करना। ये तो वही हुआ जंगली जीवन जीना, है ना। जंगली जीवन में क्या करते थे, पत्ते लपेटते थे ना, आधा बदन नंगा पुंगा, है कि नहीं। ये मॉडर्नाइजेशन तो नहीं है। मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या होता है, डेवलपमेंट। तो डेवलप कहाँ हो रहा है यार, बढ़ कहाँ रहा है, लोग तो कपड़े को छोटा करने जा रहे हैं, है ना। तो वही बोलता है कि घर की चौखट, ये जो कविता है ये मतलब आपको पूरी गांव की एक असली जो छवि है वो आपके दरो दिमाग में उतार देगी, है ना। और जो गांव में रहते हैं उन्हें तो ये सब चीज़ें देखने को मिल जाती होगी, है ना, कि आपके घर में जो बहू बेटियां होती हैं, माँ बहनें होती हैं, वो किस तरह से रहती हैं, है ना। इनको एक अच्छी संस्कार दी जाती है बचपन से ही। हालांकि जो हमारी माँ थी या दादियाँ थी वो शायद वेल एजुकेटेड नहीं थी, उनके पास पढ़ने के वैसे साधनें नहीं थी, लेकिन उनमें तरबियत जो थी
संस्कृत के लिए जो सम्मान था वो बोला जाए तो कूट कूट के भरा हुआ था, है ना। तो ये बोलती है कि जब पुरुष लोग अंदर जाते हैं तो वो संकेत देते हैं खखार करके कि हाँ मैं आ रहा हूँ, अगर आप लोग कोई काम कर रहे हैं तो बता दे, है ना। तो अगर अंदर कोई लेडीज़ है सर पे दुपट्टा ना रख के रहती है या फिर कोई काम कर रही होती तो हाँ वो अंदर वो अपने को सही से संवार लेती है ना। और ये एक अच्छा माइनर भी होता है ना। आप लोगों को स्कूल में बताया जाता है ना यार, 6-7 में बताया जाता है ना कि जब भी किसी के घर में जाना चाहिए तो नॉक करना चाहिए, है ना। ये चीज़ तो सिखाया जाता है, ये तो एक अच्छे मैनर्स है, तो वही बता रहा है, ठीक है। आइए, और आप लोग देखेंगे कि जो गांव के जो घर होते हैं, जो अभी तो फ़िलहाल हर किसी का घर मट्टी ये ईंटे का हो चुका है, लेकिन अभी भी ये चीज़ देखने को मिलेगा कि घर के दीवार पर पंजे का निशान दिया रहता है ना। क्या होता है? गेरू लिपि दूध से, मतलब कि केसरिया रंग जो होता है उससे पंजे के निशान को लिया जाता है और दीवार पे ऐसे चिपका दिया जाता है, छाप को छोड़ दिया जाता है ना। वो हमारी संस्कृति की पहचान है, उसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग जो सवाल पढ़ रहे थे उसमें देखते हैं। आइए, दूसरा नंबर सवाल क्या है, देखिए दूसरा नंबर सवाल क्या है, देखते हैं। दूसरा नंबर सवाल जो है बाबू ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है और इसमें भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए दूसरा नंबर सवाल है, पंच परमेश्वर के खो जाने को लेकर कवि चिंतित क्यों है? उत्तर, पंच परमेश्वर के खो जाने को लेकर कवि चिंतित इसलिए है क्योंकि पंच परमेश्वर गांव की ताकत और नींव है। गांव में जब कोई विवाद होता था तो पंच परमेश्वर द्वारा पंचायत के माध्यम से हल कर लेते थे, है ना। लेकिन अब सभी न्यायालय में जाते हैं, यानी कि कोर्ट में जाते हैं, जहां समय के साथ साथ धन की भी हानि होती है और उचित समय पर न्याय भी नहीं मिलता है। देखिए ये सवाल जो है ये टेक्निकली थोड़ा सा सही है, ठीक है। और अभी भी देखेंगे आप अपने गांव में, तो गांव में पंचायती राज चलती है ना, जहाँ पे मुखिया, सरपंच, वार्ड ये सब होते हैं, है ना। तो जब गांव में कोई वाद विवाद होता है, जबकि परिवार के बीच में बंटवारा हो जायदाद का, ठीक है, या दो पड़ोसियों के बीच में कोई विवाद हो या दो गांवों के बीच में कोई विवाद हो, तो इस विवाद को सुलझाने के लिए पहले के ज़माने में और अभी भी बहुत जगह पे होती है ऐसी कि गांव के बड़े बुजुर्ग होते हैं उसमें, ठीक है, और उसमें गांव के द्वारा चुने गए वैसे लोग होते हैं जिन पे लोगों को भरोसा होता है कि हाँ ये सच्ची बात करेंगे, अच्छी बात करेंगे और दोनों के हक में अच्छे से फैसला देंगे, ठीक है। तो जब गांव में कोई घटना होती थी तो उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते थे, पंच परमेश्वर को बुलाया जाते थे, यानी कि पंचायत करने वाले जो लोग होते थे उसको हम लोग पंच परमेश्वर बोलते थे, ठीक है। तो उनको बुलाया जाता था और वो लोग, बेहतर बात यह है कि वो लोग जितने अच्छे से हम दो गाँवों को समझ सकते हैं, क्योंकि वो आसपास के ही लोग होते थे ना, गांव के ही लोग होते थे, आसपास के लोग होते, तो वो लोग जितने अच्छे से गांव के समस्याओं को हल कर पाएंगे, शायद हम लोग कोर्ट कचहरी जाकर के उतने अच्छे से हल नहीं करवा पाते हैं, है ना, ठीक है। लेकिन अभी के दौर में लोग क्या करते हैं, पंच परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं, और भरोसा ना करने का रीज़न भी एक है कि अभी के दौर में जो पंच परमेश्वर के नाम पे जिन लोगों को हम चुनते हैं कि हाँ भाई इन पे हमें भरोसा है, इन लोग हमें अच्छे से देख रेख करेंगे, हमारे हक में फ़ैसला देंगे, हम लोगों को दोनों के पक्ष में अच्छे से फ़ैसला देंगे, तो उसका रीज़न ये है कि अभी के दौर में ऐसे लोगों का मिलना बड़ा ही मुश्किल हो गया है ना। तो इसलिए लोग क्या करते हैं कि पंचायती राज यानी कि पंच परमेश्वर की फ़ैसला को नहीं मानते हुए लोग कोर्ट कचहरी की तरफ जा रहे हैं, जिससे समय पर, मतलब कि जो फैसला कुछ दिनों में हो जानी चाहिए थी उसे सालों, महीनों और सालों लग जाते हैं, जिसमें समय के साथ साथ धन की भी बर्बादी होती है ना। क्योंकि कोर्ट जो होता है वो आपके शहर में होते हैं, है ना। गांव के लोग शहर जाएंगे तो समय की भी मारग होगी और धन की भी खपत होती है ना। आइए अगले सवाल को देखते हैं क्या है। अगला सवाल है,
तीसरा नंबर सवाल क्या है? तीसरा नंबर सवाल है कि आवाज़ भी नहीं आती यहाँ तक, ना आवाज़ की रोशनी ना रोशनी की आवाज़, यह आवाज़ क्यों नहीं आती? उत्तर कि आवाज़ भी नहीं आती यहाँ तक, ना आवाज़ की रोशनी ना रोशनी की आवाज़, यह आवाज़ इसलिए नहीं आती है क्योंकि सभी लोग के पास इतना पैसा नहीं है कि वह बिजली का बिल भर पाए और टीवी या ऑर्केस्ट्रा बजा कर उसका आनंद ले सके। जिन लोगों के पास है वह बड़े और पैसे वाले लोग हैं, जो छोटे और गरीब लोगों से दूर ही रहते हैं। ये गांव की बात हो रही है, ठीक है, कि गांव में जो है वो आवाज़ नहीं आती है, ठीक है, और ना ही रोशनी आती है, ठीक है, कि गांव के जो हालात होते हैं, गांव में बिजली नहीं है ना, तो वहाँ पे लोगों जो होते हैं वो गरीब होते हैं, तो उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो किसी तरह से बिजली का इंतज़ाम कर सकें जिससे रोशनी का इंतज़ाम हो सके रात में, है ना। और शहरों में क्योंकि बिजली होती है तो वहाँ पे गाने बजाने ये सारे कुछ होते रहते हैं, है ना। तो वही बोल रहे हैं कि बिजली नहीं हो पाती है गांव में, और गांव के लोग गरीब होते हैं, तो जिन गांव में बिजली होती भी है तो वहाँ पे बिजली बिल भरने के लिए भी गांव के लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं। बोल रहे जिन लोगों के पास होते हैं वो लोग अपने टीवी और ऑर्केस्ट्रा वगैरह बजा करके अपने आनंद को लेते हैं, ठीक है। गांव के लोग जो होते हैं वो छोटे और गरीब लोग होते हैं जो इन सब चीज़ों से दूर ही रहते हैं, ठीक है। आइए अगला सवाल। आवाज़ की रोशनी, यह रोशनी की आवाज़ का क्या अर्थ है? आइए समझते हैं क्या अर्थ है। उत्तर, आवाज़ की रोशनी या रोशनी की आवाज़ का अर्थ है जो लोग गरीब हैं उनकी आवाज़, उनकी खुशी अमीर लोगों के सामने दब जाती है। आवाज़ के अंदर एक ताकत छिपी हुई है जिससे वह दूर तक किसी को भी सावधान कर दे, अथवा वैसा प्रकाश जो आवाज़ देकर व्यवस्था बदल दे, ठीक है। बोल रहा है कि इसका अर्थ क्या है, तो बोलता है कि ये जो लोग गरीब होते हैं उनकी आवाज़, उनकी खुशी अमीर लोग के द्वारा क्या होता है, दबा दिए जाते हैं, ठीक है। आवाज़ के अंदर जो होती है एक ताकत छिपी होती है जिससे जो गरीब लोग होते हैं वो डरे हुए रहते हैं, ठीक है। तो वो सावधान कर देते हैं कि वैसा प्रकाश जो आवाज़ को व्यथा में बदल देती है उनसे हमें सावधान रहनी चाहिए, ठीक है। आइए अगला सवाल। कविता में किस शोक गीत की चर्चा है? दिस इज अ बीबीआई, ये सवाल बीबीआई है, ठीक है। कविता में किस शोक गीत की चर्चा है? उत्तर, होरी, चैता, विरहा, आल्हा आदि लोकगीतों की दुर्गति देखकर कवि दुखी है। कवि यह देखकर बहुत दुखी हो रहे हैं कि आधुनिक संस्कृति में लोकगीतों की जन्म भूति में ही उसे विकट स्थिति में पहुंचा दिया है। उसकी इस दुर्गति पर शोक गीत द्वारा संवेदना प्रकट की जा रही है जो भटकाव की स्थिति में है ना। कविता में आप गांव में आप देखेंगे कि कविता के माध्यम से बताया जा रहा है कि गांव के लोग और गांव में जो होते हैं, ठीक है, जब गर्मियों के टाइम होते थे तो चैता गाया जाता था, होरी गाया जाता था, ठीक है, बिरहा वगैरह गाते थे। हमारे दादा परदादा के समय की बात अगर किया, हमारे दादा लोग भी क्या करते थे, बिरहा, चैता ये सब गाते थे, है ना। तो बोल रहा है कि अब जो है गाँव में ये सब चीज़ों को ख़त्म कर दिया गया है ना, बोलता है। और कवि इस चीज़ को देख करके बड़ा ही दुखी होता है। बोलता है कि आधुनिकता के आड़ में लोग अपनी संस्कृति और लोकगीतों की जो है को भूलते जा रहे हैं, है ना। और इस चीज़ को देख करके लोग जो कवि है वो इस चीज़ को देख करके बड़े ही दुखी होते हैं और शोक गीत द्वारा संवेदना प्रकट करते हैं, ठीक है। आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल क्या है? सर्कस का प्रकाश बुलाओ किन कारणों से मरा होगा? उत्तर देखते हैं क्या है। सर्कस का प्रकाश बुलावा निम्न कारणों से मरा।
देखिए क्या है, बोल रहा है कि सर्कल का प्रकाश जो है वो निम्न कारणों से मरा होगा। देखिए बोल रहा है बिजली आने के कारण, ठीक है। पहले गांव में बिजली नहीं थी, इसलिए लोग सर्कस की ओर आकर्षित होते थे। गांव का वेशभूषा, रहन सहन और परंपरा सब कुछ बदल गया। अब गांव में भी सभी सुविधाएं आ रहे हैं। गांव वालों का झुकाव शहर की ओर अब कम हो गया है। सर्कस के प्रकाश का जो मोह था वह टूट गया है। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं अपने अगले सवाल के। गांव के घर की रीढ़ क्यों झुरझुराती है? इस झुरझुराहट के क्या कारण है? उत्तर, गांव के घर की रीढ़ अपनी संस्कृति को खोते देखकर झुरझुराती आती है। इस झुरझुराहट का कारण गांव के लोग आधुनिक परंपरा को अपना रहे हैं और अपनी संस्कृति सभ्यता को भुलाते जा रहे हैं। गांव के लोग गांव को छोड़कर शहर की ओर जा रहे हैं और गांव में भी सभी सुविधाएं आ गई है। गांव अपने पंच परमेश्वर को खो चुका है। अब लोग पंचायत के बदले न्यायालय में जाते हैं। इसलिए गांव की जो रीढ़ थी पंच परमेश्वर, वो पूरी तरह से झुरझुरा गई है और वो पूरी तरह से कमजोर हो गई है। ठीक है, आइए अगला सवाल। मर्म स्पष्ट करें। बोलता है, एक लाइन है कि जैसे गिर गया हो गजदंडों को गंवाकर कोई हाथी। इसका मर्म स्पष्ट करना है। उत्तर लिखते हैं, ज्ञानेंद्रपति लिखित कविता गांव का घर में गजदंडों को गंवाकर कोई हाथी की तुलना सर्कस के प्रकाश बुलाओ से की गई है। सर्कस में प्रकाश बुलाओ यानी सर्च लाइट का प्रयोग शहर में सर्कस कंपनी के आने की सूचना के उद्देश्य से किया जाता है। इसके साथ ही इसके द्वारा दूर दूर तक जन समुदाय को आकृष्ट करना भी एक लक्ष्य होता है ताकि दर्शक की संख्या बढ़ सके। एक शासन देश द्वारा प्रकाश बुलाव पर रोक लगा दी गई है तथा उनके वर्षों में इसका प्रसारण बंद है, यह लुप्त हो गया है। इसी संदर्भ में कवि दृष्टांत के रूप में उपरोक्त पंक्ति के द्वारा उसकी तुलना अपने दोनों दांत खोकर भूमि पर गिरे हुए हाथी से कर रहे हैं। जिस प्रकार दोनों दांत खोकर हाथी पीड़ा से भूमि पर गिर रहा है पड़ा है, उसी प्रकार प्रकाश बुलाव भी निस्तेजा हो गया है। ठीक है, समझ में आई बात? ठीक है, आइए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। कविता में कवि की कई स्मृतियां दर्ज है। स्मृतियों का हमारे लिए क्या महत्व होता है? इस विषय पर अपने विचार विस्तार से लिखें। उत्तर है, कविता में कवि की कई स्मृतियां दर्ज है। कवि अपने कविता के माध्यम से उन स्मृतियों को बताते हैं। गांव के घर का चौखट, जहां से घर के अंदर प्रवेश करने के लिए बुजुर्गों को खासकर आवाज लगाकर जाना पड़ता था। गेरू लिपि दीवार पर दूध वाले के अंगूठे का निशान आदि को याद करते हैं। सर्कस के लिए प्रकाश बुलाव को भी बताते हैं। वे कहते हैं बिजली आने के कारण अब दहेज में टीवी की मांग होती है। कवि इन सभी चीज़ों का उदाहरण देते हैं और अपनी स्मृतियों को याद करते हैं। ठीक है, आइए बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि आखिरी सवाल है। बोलता है, चौखट भीत सर्कस पर घर, गांव और साथ ही बचपन के लिए कवि की चिंता को आप कितने सही मानते हैं? अपने विचार लिखिए। तो देखिए, उत्तर है, कवि ने अपनी कविता गांव का घर शीर्षक कविता में चौखट, भीत, घर, गांव आदि शब्दों का प्रयोग किया है। इन शब्दों द्वारा कवि ने ग्रामीण जीवन की विभिन्न समस्याओं को रेखांकित किया है। उन्होंने बचपन के अपने अनुभव को भी सजीव ढंग से इस कविता में सजाया है। कवि ने ग्रामीण जीवन का सहज एवं स्वाभाविक विवरण उपरोक्त शब्दों द्वारा अपनी कविता में सही ढंग से किया है। घर का चौखट गांव की रूढ़िवादी परंपरा का प्रतीक है, जहां से घर का आनंद प्रवेश करने के लिए, घर के अंदर प्रवेश करने के लिए बुजुर्गों को खासकर आवाज लगाकर जाना पड़ता था। गेरू लिपि, सॉरी ये यहाँ पे हो गया है, इसे यहाँ करना, ठीक है। गेरू लिपि भीत, दीवार, भीत मतलब दीवार, अभाव एवं विभिन्नता की ओर संकेत करती है। तीसरा देखिए, सर्कस अपने इर्द गिर्द बिखरे आकर्षण को दर्शाता है। इस कोस की दूरी से ग्रामीणों को आमंत्रित करते हुए अपने
स्वार्थ की पूर्ति के लिए अर्थात पैसे कमाने के लिए प्रकाश बुलाव का सहारा लेता है तथा ग्रामीणों की जेब खाली कराता है। आइए अगला है, घर गांव की जीवन शैली का चित्र है जो सादगी और अभाव का प्रतिरूप है ना। आप शहर में ये नहीं बोलते लोग कि घर, मकान वहां बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मकान। ठीक है, ये है गांव हमारी बदहाली तथा रूढ़िवादी मानसिकता को रेखांकित करता है। लास्ट पॉइंट है कि बचपन जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जीवन की आधारशिला है, उसे निरर्थक खोकर अर्थात इसका दुरुपयोग करके मनुष्य अपना सर्वस्व खो देता है। कवि का इशारा उसी ओर है, उसे निरुद्देश्य नष्ट करने के लिए नहीं, सार्थक बनाने के लिए है। अतः कवि की चिंता इन सब के लिए सर्वदा उपयुक्त तथा स्वदेशी है। मैं उनके विचारों तथा चिंता को पूर्णतः सही मानता हूँ। देखिए, इस चैप्टर में बहुत से सवाल थे जो बहुत से मैसेज दे करके आप लोगों को गए हैं। ठीक है, लेकिन इसमें जो सवाल इंपॉर्टेंट थे मैंने उसे इंपॉर्टेंट कर दिया है और इससे 1-2 सवाल ही आता है, ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो उतना चिंता लेने की बात नहीं है। और इसके भी हम लोगों ने अपने लास्ट चैप्टर के सभी सवालों के जवाब भी बड़े ही आसान शब्दों से दिए हैं। कुछ जगहों पे कुछ शब्दों का उपयोग किया हूँ जो एक लय में आंसर को ले जा रहा था। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, जब VBI कराऊंगा तो उस वक्त मैं कोशिश करूंगा कि इसे भी सुधार दिया जाए। ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट सवाल थे वो मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो आज हम लोग अपने बुक के सभी चैप्टर्स के जो सवाल जवाब थे उन सभी को कंप्लीट कर लिया है और बहुत जल्द आप लोगों के बीच MCQs आएंगे और फिर उसके बाद मैराथन्स होंगे। ठीक है, तो चलिए, अगर आपके कोई डॉट्स है तो कमेंट कीजिएगा, उसे हम हल करेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज का चैप्टर यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।